हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी बिजमल लवानिया है। आज का जो वीडियो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। मैं आपको ये वीडियो में क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन कैसे होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कहाँ पे आप बाय कर सकते हो या फिर कौन कौन से कंपनी एक्सेप्ट करती है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको आइडिया दूंगा। सो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही यूज़ करना, इसके लिए कोई एक्सपर्ट एडवाइस या फिर कोई सपोर्टिंग नहीं है। मेरा जस्ट मैंने रीड किया एंड उसके बेसिस से मैंने आपको ये वीडियो का मैं एक जीस्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। सो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड इट्स अ वर्चुअल करेंसी। जैसा अपना इंडियन रुपी होता है, यूएस डॉलर होता है, वैसे ही एक वर्चुअल करेंसी है जो आपको डिजिटली यहाँ पे रखना पड़ता है। एंड जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई उसको ये नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा। ओके, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा बैंक है, बैंक में आप पैसा जमा करते हो। सो अगर वहाँ से अगर आपके अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन हो जाता है जो आपने नहीं किया, तो वो बैंक आपको लायबल रहता है। वो ट्रांजेक्शन रिवर्स भी हो सकता है। सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को पेमेंट किया एंड वो गलती से हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, तो वो रिवर्सेबल हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपने एक ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो सपोज अभी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज फॉर्म में, तो एक ट्रांजेक्शन अगर हो गया पर्सन ए टू पर्सन बी, तो वो इरिवर्सेबल ट्रांजेक्शन होता है एंड उसके बाद यू कैन नॉट रिवर्स दैट ट्रांजेक्शन। तो वो एक हमेशा है। सो जैसे बैंकिंग सिस्टम वगैरह है या फिर सब बैंकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड सब सेंट्रलाइज मोड पे वर्क करते हैं कि एक तो कोई पर्सन रहता है जो वो चीज़ को रेगुलेट करता है। जैसे बैंक्स को इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है। वैसे क्रिप्टो करेंसी को इन द वर्ल्ड कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है। सो ये सबसे बड़ा समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई कंट्री लेवल कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए। कि जैसे आप अगर यूएस में जा रहे हो या फिर बाहर के कंट्रीज़ में जा रहे हो, तो आपको इंडियन रुपी को वो करेंसी में कन्वर्ट करके वहाँ पे यूज़ करना होता है। या फिर कोई बाहर का करेंसी का बाहर का पर्सन यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, तो उसको अपना फॉरेन करेंसी इंडिया में कन्वर्ट करा के इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे फिर वो खर्च कर सकते हैं। बराबर है। जैसे हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे बाहर की कंट्रीज़ में जाके, तो हमको वहाँ पे इंडियन रुपीज़ देंगे तो वो लोग नहीं लेंगे ना, तो हमको वहाँ पे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा के फिर वहाँ पे वो पैसा यूज़ करना होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। आपका जो डिजिटल वॉलेट होगा, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ परचेस करना है, फिर कोई चीज़ें जो कंपनी अगर से सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज़ क्रिप्टो करेंसी में, तो आप इंडिया में बैठे बैठे वो उसको क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कौन से क्रिप्टो करेंसी हैं, वो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसा आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकता है विदाउट एनी कन्वर्जन ऑफ करेंसी। ओके, सो ये एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। अभी बताता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी है ना, ये इन्वेस्ट कौन करना चाहिए इसमें। सो बेसिकली ये क्या है, सबसे हाईएस्ट रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो आप। तो अगर आपके पास अगर डिस्पोजेबल लिक्विड इनकम सबसे ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप अर्निंग कर रहे हो, ओके, आपका सैलरीड पर्सन हो या फिर अगर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि आप ये चीज़ करो। जो पर्सन के पास ऐसा है ना कि बहुत सारा पैसा है, वो साइड में रख दे और भूल जाए, उसको पैसे का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बंदा अगर आपको करना चाहिए देन यू कैन ट्राई। बट वो बहुत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है। रिटर्न्स भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो फ्लक्चुएशन है, ये जैसे वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, वेरिएशन स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा मिलेगा आपको इसमें वेरिएशन ऑब्वियसली। तो वो बहुत चीज़ें ध्यान में रखो करते टाइम पे कि अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो ही आप क्रिप्टो करेंसी में आप सोच सकते हो। पता करके रखो, आगे पता नहीं क्या होगा। जैसे एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है वो है कि इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक करेंसी को लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं दिया है। लीगल टेंडर बेसिकली क्या होता है, आप अगर आपके पास पैसा कोई अगर 100 रुपये का नोट है या फिर 10 रुपये का भी नोट है, तो उसमें देखो एक अपना जो गवर्नर रहता है वो बोलता है कि आई एम लाइबल टू पे। अगर आप किसी को भी जाके देते हो पैसा, तो वो पैसा एटलीस्ट गवर्नमेंट बैक्ड रहता है कि अगर कोई नहीं लेगा मेरा, कोई पर्सन अगर मेरा नहीं लेगा, तो मैं जाके बैंक में दे देता हूँ, बैंक मुझे उसका रेम्यूनरेशन या फिर उसका एक्सचेंज में पैसा दे सकती है। तो वो चीज़ है। एज ऑफ नाउ इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसी के,
वो सबसे पॉपुलर है बिटकॉइन अभी, लेकिन बिटकॉइन में वो बिटकॉइन भी ये अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड सबसे ओल्डेस्ट है। 2008 में एक सतोशी नाकामोटो, अभी ये पर्सन एक्चुअल है कि रियल है वो भी नहीं पता, इसने 2008 में एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था जिसमें इसने पूरा ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन है वो कैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाला है, क्या उसके फ़ायदे होंगे, वो सारा उसने किया। अगर आप गूगल पे ये सतोशी नाकामोटो रिसर्च पेपर 2008 डालोगे तो आपको उसका पूरा डिटेल्स भी मिल जाएगा, तो वो भी आप रीड कर सकते हो बिटकॉइन के। और सबसे पॉपुलर भी आजकल है, जैसे आपने एलोन मस्क को देखा, वो अगर ट्वीट डालता है तो पूरा बिटकॉइन मार्केट पूरा हिल जाता है। बिटकॉइन के साथ उसने कर दिया है, डॉजकॉइन के साथ भी किया था कि पहले टेस्ला एक्सेप्ट करेगी फिर नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें हैं काफ़ी, क्योंकि बेस नहीं है ना कुछ। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा डालते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस का बेस रहता है एटलीस्ट, कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बैलेंस शीट अगर अच्छा है, फिर उसके रेशियोज अगर अच्छे, फाइनेंशियल रेशियोज अगर अच्छे हैं, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेगी। वैसा यहाँ पे नहीं है। ओके, जन दूसरा एग्जांपल है इथीरियम हो गया, देन तीसरा है डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, और भी काफ़ी एग्जांपल्स है, लाइक 1770 कुछ करेंसी, क्रिप्टो ये है अपना मोड ऑफ करेंसीज, ये पूरा एग्जांपल है। एंड आप कहाँ पे खरीद सकते हो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर कहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो तो आप जीरोधा हो गया, या फिर अपना डीमेट जो अकाउंट है उसके थ्रू आप कर सकते हो, आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप वजीर एक्स करके एक हो गया, कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच करके हो गया, ये सारे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जो इंडिया में अवेलेबल है। और वहाँ पे आप एक नॉट वन बिटकॉइन या फिर वन इथेरियम, उसका एक नॉमिनल पार्ट भी आप लाइक 100 रुपीज़ का अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भी आप कर सकते हो उसमें। क्रिप्टो करेंसी का एक सबसे डिसएडवांटेज ये भी है कि ये इसका हाईएस्ट चांसेस ऑफ हैकिंग है, क्योंकि ये डिजिटली है, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस है नहीं, जैसे वर्चुअल करेंसी है, कोई एक्चुअल में तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इसका हैकिंग होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। एंड पास्ट में ऐसा काफ़ी इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक वॉलेट से पैसा, ये बिटकॉइन जो है आपका, वो गायब हो गया है, या फिर उन्होंने फ्रॉड से मिसप्लेस कर दिया है, हैक कर लिया बेसिकली उसका वॉलेट। तो ये भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दैन उसके बाद कौन सा कंपनीज है जो अभी ये एक्सेप्ट करती है, तो मैं थोड़े 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, स्टारबक्स हो गया, पेपल हो गया, ये सब आपको फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आपको कुछ अपना जो सर्विस दे रहे हैं या फिर जो गुड्स दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको इसका जैसा करेंसी है वो एज अ करेंसी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ के लिए। सो ये सारा तो थोड़ा बैकग्राउंड हो गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एग्जांपल्स क्या है, कहाँ पे खरीद सकते हैं, कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, ओके, उसका रिस्क कितना है, किसको करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया, किसको नहीं करना चाहिए। आई थिंक सबको नहीं करना चाहिए। जिसके पास अगर हाई, मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब उसको पता नहीं है कि पैसे का मैं क्या करूँ, उसका इन्वेस्टमेंट करके हो गया है, सब कुछ करके हो गया है ना, तब जाके उसको इधर ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। अभी बात करते हैं इसका टैक्सेशन। तो एज ऑफ नाउ इन इंडिया में इनकम टैक्स, जैसे बोला कि अगर टैक्सेशन का बाद आता है डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करता है। तो वो एक्ट में अभी तक इसके रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेक्शंस नहीं है, ठीक है। बट जो ये मोड ऑफ है, लाइक जो मोड ऑफ एसेट्स है, फिर नेचर ऑफ एसेट बोल सकते हैं इसको, उसके बेसिस पे एक्सपर्ट्स जो है, बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है, ठीक है। सो ये मेरा ओपिनियन भी आप बोल सकते हो, या फिर बाकी टैक्स एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन बोल सकते हो। इसका कोई बेस नहीं मिलेगा कि आप बोलोगे कि इसका प्रोविजन दिखाओ, इसका सेक्शन दिखाओ, कहाँ पे बात किया गया है ये चीज़, तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको मैं अगेन वापस रिपीट करता हूँ, ये जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। सो टैक्सेशन जो होता है क्रिप्टो करेंसी का एज ऑफ नाउ, वो नेचर के बेस पे होता है बेसिकली। जैसे शेयर मार्केट में ये चीज़ होता है, आप रिलेट कर पाओगे कि अगर मेरा नेचर उसको अगर फ्रीक्वेंट ट्रेड करने का है, वो ठीक है, मैं उसको करेंसी नहीं मानता, मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड मानता हूँ, लाइक गुड्स मानता हूँ, जो उसको मैं डेली बेसिस पे बाय एंड सेल करूँगा, ठीक है। तो वो ट्रेड आ गया, तो बेसिकली वो बिजनेस हो गया। जैसे शेयर मार्केट में भी सिमिलर होता है कि अगर आप इंट्राडे वगैरह ज़्यादा करते हो, या फिर आपका नेचर ही वैसा है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना ही नहीं है, तो वो आपका इसमें बिजनेस बन जाता है आपका। सो जो बिजनेस इनकम आ गया, ये तो एक टाइप हो गया कि अगर आपका नेचर ऑफ इसका वो ट्रेड है, ट्रेडिंग करना है आपको, तो वो बिजनेस इनकम आ जाता है।
दूसरा मैं उसका बताऊँगा बिजनेस का इनकम का कैसा टैक्सेबिलिटी होता है। दूसरा जो आता है कि अगर आपका नेचर है वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि आपको क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई में पैसा सिर्फ इन्वेस्ट के लिए छोड़ना है, कि बाय करके छोड़ दो, कुछ ऊपर नीचे हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूँ रिस्क लेने के लिए, मैं रेडी हूँ उसका रिवॉर्ड भी के लिए। तो अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों पता है आपको, फिर भी अगर करना है तो आप, और फिर भी आप बोल रहे हो कि मुझे डे टू डे बेसिस पे नहीं करना है, या फिर मुझे बिजनेस को, मेरा नेचर जो है वो बिजनेस वाला नहीं है, इसको मेरा नेचर है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि मैंने खरीद लिया है बस होल्ड करके रखना है, मुझे देखता हूँ कहाँ पे जाएगा, कितने साल में, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो अगर आपका नेचर है आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन में ले लेते हैं। अभी बताता हूँ आपको जो बिजनेस मैंने बताया कि अगर आपका ट्रेड ये है कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसको बिजनेस इनकम बोलेंगे, और बिजनेस का जो टैक्सेबिलिटी है वो नॉर्मल बिजनेस जैसा ही ट्रीट होगा, उसके लिए कोई अलग से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो वो बिजनेस इनकम है वो स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेबल होगा। ओके, उसमें आप जो भी आपका एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड, वो इनकम अर्न करने के लिए आपने, अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किया वो आप एक्सपेंस कर सकते हो। आपको अगर सेट ऑफ करना है तो आप नॉर्मल बिजनेस इनकम के साथ में आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर आपने अगर ये चीज़ कर लिया, आगे जाके कुछ कॉम्प्लिसिटी हुई, फिर आगे कुछ लॉ आ गया, देन आपको पूरा ये चीज़ का कोई बेस नहीं मिलेगा। सो अब एज ऑफ नाउ आप ये वे में कर सकते हो अगर आपने कर लिया है तो। दूसरा, आपको अगर इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था, आपको लगा कि बहुत फ़ायदा हो गया मुझे, अभी मुझे सेल कर देना चाहिए इसको और रियलाइज़ करना चाहिए अपना मनी जो प्रॉफिट है मेरा, तो इसको कैपिटल गेन हम लोग बोलेंगे। कैपिटल गेन का यहाँ पे 2 पार्ट वैसे आगे अगेन आ जाता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। सो वो जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिटरमाइन होगा वो आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन होगा। अगर आपका 3 इयर्स के बीच में अगर आपने सेल कर दिया तो वो आपका कंसिडर होगा शॉर्ट टर्म। अगर आपने 3 इयर्स के बाद सेल किया तो आपका होगा वो लॉन्ग टर्म। ओके, अभी लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो आपको ट्रेड के ऊपर समझ जाएगा कि सेल कितने में किया, परचेज कितने में किया, डिफरेंस क्या है वैल्यू का। ओके, ड्यूरेशन क्या है, तो उसके हिसाब से आपको ये भी पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपका अगेन स्लैब रेट्स के हिसाब से, जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब क्या, वो स्लैब यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। ओके, तो स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्सेशन लगते हैं, सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, आपके इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से, तो वो सब लगेगा। लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म होगा तो आपको 20% टैक्स रेट पे करना पड़ेगा और वो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिकली इन सिंपल टाइम बात करें तो आपने लॉन्ग टर्म है ना, तो मोर देन 3 इयर्स है, तो जब लिया था तब जो प्राइस में था वो आज का प्राइस जो कॉस्ट था तभी खरीदा था, आज का कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर ऐड करते हैं तो क्या कॉस्ट बनता है वो उसको हम लोग इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। मतलब अगर आपने 3 साल पहले उसको 100 रुपये में खरीदा था, अभी आपको उसको 150 में बेच रहे हो, तो 3 साल पहले 100 रुपये का वैल्यू अभी इन्फ्लेशन अगर ऐड करते हैं तो 110 रुपये हो रहा है, तो नेट आपको 40 रुपीज़ का गेन होता है, 150 माइनस 110, नॉट 100 रुपीज़। ये आप ध्यान रखो। एंड जो 40 रुपीज़ होगा वो आपको 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी सेस आता है, सरचार्ज आता है, वो सब लगेगा। इंटरेस्ट अगर आपने वो टाइम पे एडवांस टैक्स का फॉलो नहीं किया रहेगा तो आपको इंटरेस्ट भी लग जाएगा, नॉर्मल जैसा नॉर्मल टैक्सेशन होता है वैसा। अभी एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है, ओके, तो इनकम टैक्स में आपको रिटर्न फाइल करते टाइम पे अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का डिटेल्स देना पड़ता है। आपका कितना एसेट्स था, कितना लाइबिलिटीज़ था, तो वो डे पे एज ऑन 31 लाइक जो भी आपका बैलेंस शीट का डेट रहता है 31 मार्च, ओके, कौन सा ईयर का डिपेंडिंग, तो उस साल में आपको ये क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ओके, होल्डिंग रखा है आपने, तो आपको वो अपने एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, वेदर इट इज़ अ स्टॉक इन ट्रेड, वेदर इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो वो 50 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम एक्सीड हो गया एंड यू हैव इन्वेस्टेड तो आपको डिस्क्लोजर ITR में डालना पड़ेगा। ओके, और वो आपको तभी भी डालना पड़ेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटी में आपका 50 लाख के ऊपर एक्सीड होगा, वेदर यू आर एन इंडियन और नॉट इंडियन। अगर आप NRI हो तो भी, अगर आपका इंडिया में कोई भी इनकम है भले ही वो 2.5 लाख से नीचे हो तो भी आपको वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का डालना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने ट्राई किया है काफ़ी चीज़ें आपको बेसिक लैंग्वेज में एकदम एक्सप्लेन करने का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं और क्या क्या वीडियोस बना सकता हूँ। सो मैं आपको ट्राई करूँगा वो वीडियो आपको प्रेजेंट करने का एकदम सिंपल लैंग्वेज में। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए सो दैट लोगों को एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक अवेयरनेस मिल जाए। थैंक यू सो मच।